मीडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और ऑफिसर्स के साथ यहां पर समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। हरिद्वार दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ एक समीक्षा बैठक भी की जाएगी। अक्सर मुख्यमंत्री जब किसी जिले के दौरे पर जाते हैं तो वहां के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं और आपने देखा कि जिस तरह जीरो टॉलरेंस पर भी काम किया जा रहा है धामी सरकार की ओर से, ऐसे में मुख्यमंत्री खुद अलग अलग जगह जा रहे हैं। इस बीच आज ऑफिसर्स के साथ बैठक भी है। हमारे साथ संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे संजय का। संजय, देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, हरिद्वार भी पहुंच रहे हैं और इसमें ऑफिसर्स के साथ समीक्षा बैठक भी है। देखिए चारुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज एक दिवसीय दौरा हरिद्वार है। हालांकि सबसे पहले देव संस्कृति विद्यालय में पहुंचकर एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं जिला जो अधिकारी है, जिला कार्यालय है, उस पर कहीं ना कहीं एक समीक्षा बैठक की गई है। और आपके याद होगा जिस तरह से 2022 के चुनाव में जनता से वायदे किए थे, विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि अब उन वादों को पूरा किया जाए। और यही वजह है कि अब लगातार उत्तराखंड के सभी जनपदों में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रमण कर रहे हैं और विकास कार्यों को लेकर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और आज यही विशेष जो दौरा है हरिद्वार है। और जिस तरह से विकास कार्य होने हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक 100 दिन का रोड मैप तैयार किया है, रोड मैप में देखा जा सकता है कि विकास कार्य किस तरह होने हैं, किस तरह से विकास कार्यों को गति दी जा सके। इन्हीं सब कार्यों को लेकर आज जो जिले के अधिकारी हैं, जिले से जुड़े हुए अधिकारी है, सभी विभागों के अधिकारियों के साथ आज यहाँ बैठक की जाएगी। चारुल। संजय, हरिद्वार का जब जिक्र आता है तो देखिए कि चारधाम यात्रा का आप जिक्र कर लीजिए या फिर उत्तराखंड में जाने के लिए प्रवेश द्वार है हरिद्वार, और ऐसे में इसके विकास को लेकर हमेशा से संकल्पबद्ध रहे हैं मुख्यमंत्री, चाहे उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाने की बात का जिक्र हो या फिर अन्य योजनाओं को लेकर भी हमने देखा है कि अक्सर हरिद्वार के विकास पर प्राइम फोकस रहा है मुख्यमंत्री का। देखिए चारुल, चारधाम यात्रा भी है, ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चारधाम यात्रा को लेकर जो व्यवस्था है उनको भी कहीं ना कहीं महत्व दिया जा रहा है। और यही वजह है कि जगह जगह जाकर लगातार भ्रमण कर रहे हैं। और आपने बीते दिनों भी देखा है कि किसी भी तरह की लापरवाही को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बीते दिनों आपने देखा है कि एक आरटीओ को भी सस्पेंड किया है। हालांकि आज का ये दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है क्योंकि विकास कार्यों को लेकर आज यहाँ पे समीक्षा बैठक होनी है। और जिस तरह से चारधाम यात्रा चल रही है उनकी भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, क्योंकि बीते दिनों कई ऐसी खबरें आ रही थी जो यात्री हैं उन्हें कहीं ना कहीं किसी तरह की दिक्कत परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर भी आज कई यहाँ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। कतई भी लापरवाही यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जिस तरह से विकास कार्य होने हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से उन्हें गति देनी है, इन्हीं सब बातों को लेकर आज यहाँ अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, आप बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चार धाम वाले जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में हो सकती है बारिश, यात्रियों को उठानी पड़ सकती है तमाम तरह की परेशानियां। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अगर आप चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो फिलहाल आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि यात्रियों को तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। चलिए अब आपको मैप के जरिए, नक्शे के जरिए समझाते हैं कि वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है और अलर्ट जिसको लेकर जारी किया गया। देखिए, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। और सबसे अहम चीज है कि जो लोग चारधाम यात्रा पर निकल रहे हैं उनको खास हिदायत दी गई है कि अगर आप निकल रहे हैं तो तमाम अपनी जो सुविधाएं हैं उनका
इंतजाम करके चलिए, क्योंकि इस वक्त पहाड़ों पर मौसम जो है वो बेहद खराब है और मौसम विभाग ने खासकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने। हमारे साथ संजय बने हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी रोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया है, खासकर जो चारधाम यात्रा पर लोग निकल रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल चारुल, और एक दिन पहले भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था और मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जो है तमाम जो जिले के जिलाधिकारी हैं उनको भेज दिया था। और इसी के तहत जो है सरकार की तरफ से भी तीर्थयात्रियों से कहा गया था कि जो जहां पर है वहीं पर अपनी यात्रा को फिलहाल बनाए रखें और जब बरसात रुक जाए उसके बाद ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। इस समय उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय है और इसी के तहत जो है मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है भारी बारिश का 3 जिलों के लिए, खासतौर पर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग। बद्रीनाथ धाम जो है चमोली जनपद में आता है और केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जनपद में आता है और इसी के तहत इन तमाम जिलों से होकर ही तीर्थयात्रियों को गुजरना पड़ता है। लिहाजा तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जो मुखिया हैं उनको और संबंधित जिले के जिलाधिकारियों को मौसम विभाग की तरफ से निर्देशित किया गया है। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो उसने एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। उसके साथ ही इस समय भारत सरकार की तरफ से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी उसकी टुकड़ियां भी चारधाम यात्रा मार्गों पर तैनात हैं। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान भी चारधाम यात्रा मार्गों पर तैनात हैं। सभी से अलर्ट रहने को कहा गया है कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इनकी सेवाएं ली जा सकती हैं और सभी प्रशासनिक अमले के द्वारा तीर्थयात्रियों से कहा गया है कि जो जहां है वहीं बना रहे। जब मौसम साफ हो जाए, मौसम सही हो जाए, उसके बाद ही अपनी यात्रा को प्रारंभ किया जाए। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए। संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए सबसे अहम चीज है कि हरिद्वार भी हम देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में जो पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं वो लोग भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार में आप क्या इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसका असर जो है वो दिखने लगा है? और सही साबित होती दिखाई दे रही है। जिस तरह से मौसम विभाग के अधिकारियों ने लगातार बीते दिनों से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो तीर्थयात्री है उनसे एक अपील की थी कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आने से पहले मौसम का जरूर देख ले, क्योंकि जिस तरह मौसम का एक अनुमान था कि भारी बारिश हो सकती है और पर्वतीय क्षेत्र में खासकर बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में जिस तरह से लगातार मौसम खराब हो रहा है, तो इसी को देखते हुए मौसम विभाग के अधिकारियों ने लगातार येलो अलर्ट जारी किया था। और आपने देखा है कि करीब 2 साल के बाद जिस तरह से यात्रा शुरू हुई है, भारी संख्या में जो तीर्थयात्री है वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा का हरिद्वार को प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर 2 से 3 दिन गुजारते हैं और यहीं से आस्था की डुबकी लगाने के बाद यहीं से चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। हालांकि जिस तरह भारी संख्या में जो यात्री आ रहे थे, कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग ने भी पंजीकरण पर रोक लगा दी थी, क्योंकि बीते दिनों जो यात्री थे संजय, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसको लेकर एहतियात बरतने की हिदायत सभी को दी गई है। साल 2017 से देहरादून के लोग मेट्रो नियो का इंतजार कर रहे हैं और अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। राजधानी में सड़कों की भीड़ से लोगों के सफर को आसान करने के लिए मेट्रो नियो के प्रस्ताव का पहला पड़ाव पार हो गया है और अगर अब सब कुछ सही रहता है तो अगले 1 साल में मेट्रो नियो का काम धरातल पर दिखाई देने लगेगा और उसके बाद करीब 3 साल में देहरादून के 2 रूट पर मेट्रो नियो दौड़ने लगेगी। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, इन सबको शामिल करते हुए इस पूरे एरिया को एक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित कराया राज्य सरकार से और फिर इस पूरे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की एक CMP कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार कराई गई, जिसमें ये निकल के आता है कि मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट यानी पब्लिक का मूवमेंट कहाँ से कहाँ है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और उस आवश्यकता में निकल के आता है कि पॉइंट A से B जाना चाहते हैं लोग, C से D जाना चाहते हैं, E से F जाना चाहते हैं और उसमें भी वो उसको मोबिलिटी रिक्वायरमेंट को 3 तरह से विभाजित करते हैं। पहला होता है फर्स्ट ऑर्डर कॉरिडोर, जिसमें बहुत हाई डिमांड होती है, फिर एक सेकंड ऑर्डर कॉरिडोर और फिर थर्ड ऑर्डर कॉरिडोर। तो नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर कॉरिडोर में ही MRTS की जरूरत पड़ती है। तो जो कॉरिडोर उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे वो यही थे, 2 कॉरिडोर देहरादून के थे, हरिद्वार ऋषिकेश और नेपाली फार्म से देहरादून।
हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, कहा जा सकता है कि पहला पड़ाव तो पार हो गया है, लेकिन अब बस कुछ ही वक्त का इंतजार और उसके बाद लोगों को मेट्रो नियो की जो सौगात है वो मिल जाएगी और सबसे अहम चीज उसका फायदा मिल पाएगा, क्योंकि ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना अक्सर करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत समय बर्बाद हो रहा था। बिल्कुल चारुल, और जो ये मेट्रो परियोजना है इसकी शुरुआत जो 2017 में जब तत्कालीन हरीश रावत की सरकार थी उस समय इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसका जो प्रस्ताव जो है भारत सरकार को भेजा गया था। हालांकि उसके बाद भारत सरकार ने कई प्रश्न जो है उत्तराखंड सरकार से या फिर शासन के अधिकारियों से बातचीत के तहत पूछे थे और कई दौर की बैठकें भी भारत सरकार के साथ हो चुकी हैं। और इसके साथ ही इस परियोजना में जो लागत आएगी 1850 करोड़ की आएगी और 2 रूटों पर ये मेट्रो जो है दौड़ेगी। और इसमें जो क्षेत्रों की अगर बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और रुड़की को शामिल किया जाएगा। और बहुतायत संख्या में ऐसे सर्विस क्लास के लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं जो हरिद्वार से रोज़ाना अप डाउन करते हैं देहरादून के लिए और देहरादून में नौकरी करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो देहरादून से हरिद्वार जाते हैं और तमाम सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ये योजना है जिस पर फिलहाल अभी बैठकें चल रही हैं। अभी 3 दौर की बैठकें अभी और होंगी, करीब 5 से 6 महीने इसमें लग सकते हैं और यदि इसको स्वीकृति मिल जाती है तो साल भर के भीतर इसमें काम शुरू हो जाएगा और करीब 3 से 3.5 साल में उत्तराखंड को मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। लगातार जो है शासन के अधिकारियों के द्वारा भारत सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ फीडबैक लिया जा रहा है और प्रयास यही हो रहा है कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू हो जाए। बिल्कुल, आप बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के लिए खुशखबरी है। राज्य को नमामि गंगे परियोजना के तहत 43 करोड़ की लागत की 4 परियोजनाओं की मंजूरी मिली है। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की 42वीं कार्यकारी समिति की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। नमामि गंगे के तहत 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो नमामि गंगे के तहत 4 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है और उत्तराखंड को ये बड़ी सौगात दी गई है। तो देखिए, नमामि गंगे 43 करोड़ की परियोजनाओं को इसमें मंजूरी दी गई है, जिसमें 32.1 करोड़, देखिए 2 ट्रैक होंगे, रेन शेल्टर होंगे और 4 पवेलियन किए जाएंगे इसमें विकसित। ये हम आपको बता रहे हैं कि जो 43 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है और विकास की रफ्तार जो है वो किस तरह से चलेगी। 8.60 करोड़ की लागत से ऋषिकेश और श्रीनगर में इसमें निर्माण कार्य भी किए जाएंगे। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं कि परियोजना से आखिर क्या लाभ मिलने वाला है उत्तराखंड की जनता को, क्योंकि उत्तराखंड के लिए इसे एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुनीर बने हुए हैं। संजय, बड़ी सौगात उत्तराखंड को मिल रही है। 43 परियोजनाओं को मंजूरी के बाद आप देखिए कि कहा जा सकता है कि तस्वीरें जो हैं वो बदलेंगी उत्तराखंड की। देखिए चारुल, जिस तरह से सरकार ने वादे किए थे जनता से अब समय आ गया है पूरे करने का और यही वजह है कि नमामि गंगे के तहत अब 43 करोड़ की जो परियोजना है उसको मंजूरी मिल गई है। हालांकि उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है क्योंकि आपने देखा है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो समय समय पर उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी सौगात देते रहते हैं और यही वजह है कि जिस तरह से चुनाव में जो वादे किए थे जनता से अब उन्हें तमाम जो वादे हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। और आपने देखा है कि किस तरह से जो 43 करोड़ की जो परियोजना है वो कई जगह, श्रीनगर हुआ, ऋषिकेश हुआ, हरिद्वार हुआ, तमाम जगह इनमें निर्माण कार्य किए जाएंगे और जनता को इससे काफी फायदा होगा। चारुल, चलिए ये भी जानना चाहेंगे संजय आपसे कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि परियोजनाओं को मंजूरी तो मिल चुकी है, काम जो है इसका धरातल पर कब से शुरू होगा और इससे क्या लाभ उत्तराखंड को आने वाले वक्त में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह का लाभ मिलेगा? देखिए चारों कई कार्य ऐसे थे जो कहीं ना
कहीं वो अटके हुए थे। हालांकि जिस तरह से 43 करोड़ की जो परियोजना है नमामि गंगे के तहत ये उत्तराखंड वासियों को सौगात मिली है, इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो जनता है उसे एक बड़ी फायदा होने वाला है। हालांकि जिस तरह से कई जो कार्य है ऋषिकेश है, श्रीनगर है और हरिद्वार है, यहाँ पर जो निर्माण कार्य होने हैं इसके तहत वो होंगे। हालांकि इसके लिए तमाम जो बैठकें हैं वो भी लगातार की जा रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार ही उत्तराखंड के सभी जनपदों में भ्रमण कर रहे हैं और वहां के जो जिले से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो सभी विभागों से जुड़े अधिकारी हैं, उनके साथ तमाम बैठकें कर यह चर्चा की जा रही है कि किस तरह से जल्द इस योजना के तहत काम शुरू हो और जनता को फायदा हो। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है और इस आयोजन को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मनाया जाएगा। बीजेपी नेता 30 मई से 15 जून तक बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के निर्देश पर यह पखवाड़ा 30 मई से प्रारंभ होगा और उत्तराखंड सहित पूरे देश में सभी प्रदेशों में मनाया जाएगा। प्रदेशों के साथ ही इससे जुड़े कार्यक्रम सभी जिलों में बूथ स्तर तक आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसान, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, देखिए 8 साल जो है वो पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के और ऐसे में जश्न तो मनाया जाएगा, मेगा तैयारियां की जा रही हैं बीजेपी की ओर से, लेकिन खासकर उत्तराखंड में किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, किस तरह से उत्तराखंड में यह हर्ष मनाया जाएगा? ये देखिए चारुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर पूरे देश में ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत उत्तराखंड में भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिसके तहत 30 मई से लेकर 15 जून तक कार्यक्रम किए जाएंगे और बूथ स्तर तक ये कार्यक्रम होंगे। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को निर्देश दिए हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनको इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही इस सेवा, सुरक्षा और गरीब कल्याण जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके जो संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल हैं, उनको बनाया गया है। और इसके साथ ही 30 मई से लेकर 15 जून तक प्रदेश के सभी किसान, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसे गरीब लोगों को इसमें समाहित किया गया है। और इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और इसके साथ ही हर घर नल और नल से जल जो योजना है, इससे लोगों को लाभान्वित किया जाएगा और इस अभियान से इन तमाम लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी में इसका जो पूरा ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर लिया है और 30 मई से 15 जून तक बूथ स्तर पर पूरे प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल, आप बने रहिए रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के विकास में बीपीसीएल मदद करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में प्रदेश सरकार और बीपीसीएल के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक संस्थाओं और उद्यमियों को हर संभव सहयोग किया जाएगा। इस संबंध में राज्य की ऊर्जा नीति में आवश्यक सुधार करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। लो हैंगिंग फ्रूट हमारे जितने रिजर्वायर्स हैं जहां पर हाइड्रो पावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी के ऊपर हम लोग फ्लोटिंग सोलर या एलिवेटेड सोलर पैनल्स हम लगा सकते हैं। देन सेकंड, जो हमारी जितने सरकारी लैंड हैं जिसमें कोई अन्य काम नहीं हो रहा हो, वहां पर भी हम लोग सोलर पार्क एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मैं पशुपालन देख रहा था तो उस समय हमारा पशुपालन विभाग की तरफ से एक प्रपोजल ऊर्जा विभाग को गया था कि जितने हमारे 18 भेड़ बकरी के फार्म है वहां पर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करें, जो अतिरिक्त लैंड हमारे पास थी। तो ऐसी चीजों को हम लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे।
चमोली के पर्यटन नगरी ग्वाल्द में चल रही बीजेपी के 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है और शिविर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संगठन के विस्तार पर चर्चा की। साथ ही कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि आम जनता तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देहरादून आरटीओ में छापेमारी और आरटीओ के निलंबन की कार्रवाई से शासन से लेकर प्रदेश के हर सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस के तमाम अधिकारियों को पहले से ही निर्देशित किया गया है कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आपको पुलिस मुख्यालय में अनिवार्य रूप से मौजूद रहना है। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने पुलिस मुख्यालय में भी सभी को निर्देशित किया, जितने अधिकारी हैं, जितना स्टाफ है, कि सभी को 10 से 6 बजे तक रहना मैंडेटरी है। यद्यपि मुख्यालय आपको पता ही है देर रात तक काम करता है, 7, साढ़े 7, 8 भी बज जाता है, किंतु 10 से 6 हमने मैंडेटरी किया हुआ है। लंच टाइम को छोड़ करके मैंडेटरीली 10 से 6 रहेंगे। जनपदों का भी सिंपल है, जो पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है जिसको एसपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस कहते हैं, वो 10 से 5 खुलता है, खुलना ही है, और उसमें सभी अधिकारी अनलेस कि वो फील्ड ड्यूटी पर हो, उनको वहाँ पे मौजूद रहना मैंडेटरी है। उसके बाद सामान्यतः आपने देखा होगा एसपी अपने कैंप ऑफिस में वगैरह में रहते हैं, किंतु 10 से 5 तो मैंडेटरी है ही है, उसको रहना है पुलिस कार्य। राशन कार्ड की पात्रता को लेकर उत्तराखंड समेत कई राज्यों में जांच की जा रही है और ऐसे में राशन कार्ड के फर्जीवाड़े के लाखों मामले सामने आ चुके हैं। इसी के मद्देनजर सरकार बड़ी संख्या में राशन कार्ड को रद्द करने जा रही है और इतना ही नहीं, फर्जी राशन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द कार्ड सरेंडर करने होंगे, नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखिए, आज खाद्य विभाग की हमने पूरी जनपदों में जो हमारे डीएसओस है, हमारे फूड कमिश्नर है, हमारा सेक्रेटरी है, उन सबको वर्चुअली लेते हुए एक बैठक करी है और एक हमारा जो गंभीर अभियान है अपात्रों को ना और पात्रों को हाँ, उस अभियान की समीक्षा की गई है। सभी जनपदों के